हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी 66 बीपीएससी बैच। मैं आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार की उस उम्मीदों और अपने उस सपनों के पूरा करने में लगे हुए होंगे मार्किंग का। उसी तरह मेंस में एक साल पहले 68वीं से आपको मेंस में भी कई बदलाव देखे गए थे। उसी संदर्भ में मैं आपको आज बताऊंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव का कारण रहा है और आपको भी उसे समझ लेना चाहिए, ताकि जब आप चीज़ों को समझ लेंगे कि आपसे अपेक्षाएं क्या है तो आप उसी हिसाब से डिलीवर करेंगे और अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए देखिए, हमने एक वर्ड बोला था संघर्षरत, यानी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब क्यों संघर्षरत है, क्यों संघर्ष किया जा रहा है? तो उसका कारण है कि ये जो बीपीएससी की तैयारी हो रहा है उसमें बहुत बड़ी भीड़ है। मतलब एक इतनी भीड़ है कि आपको वहाँ से जैसे 4 लाख फॉर्म डाले जाएंगे, 2.5 से 3 लाख तक एग्जाम में अपीयर होते हैं पीटी से। वहाँ से आपको मेंस में सिलेक्शन होगा लगभग 3,000 का, और वहाँ से फिर आप मेंस में सिलेक्शन आपको ज़्यादा होगा 10,000 के आसपास में, अगर वो डिपेंड करता है कि सीट और वैकेंसी कैसा है। फिर आपको इंटरव्यू में 3,000 के लगभग आसपास, और लगभग फाइनल सिलेक्शन 1,800 यही वैकेंसी हर साल रहते हैं। तो आपको एक भीड़ से, यानी आपको स्क्रीनिंग आपका होते होते आपको लगभग 1,000 के अंदर में आना है, जहां लाख भी है, यानी यहाँ पे भीड़ है। तो फिर भीड़ में क्यों भीड़ बढ़ा है? तो कई अटेम्प्ट, एक तो अटेम्प्ट है, आपको कई कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट हैं। तो अटेम्प्ट ज़्यादा हैं तो इसके मतलब वहाँ पे एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर दूसरा में लगे, तीसरा में लगे, लगभग कुछ ऐसे लोग होते हैं तो अपने जवानी भी खपा देते हैं। मतलब वो अपने अंतिम मतलब वो उम्मीदवारी के समय तक वो लगे हुए रहते हैं, और हो सके तो उनका हुआ, नहीं तो कुछ लोगों का नहीं भी हुआ। कई ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं जिन्होंने अच्छा मेहनत किया, वो अच्छे स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया, लेकिन लास्टली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश। वो कारण भी हम बताएंगे कि क्या क्या कारण है जिसके कारण कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था, या उनकी कमी या सिस्टम की कमी। जैसे कई लोग अपने सिलेक्शन में रह जाते थे तो 1 2 4 प्रॉब्लम उनका रहता था कि एक तो डीआई, कई लोग डीआई के कारण बार बार परेशान होते हैं और उनका सिलेक्शन डीआई के कारण रुक जाता है। कई स्टूडेंट से मिलेंगे तो बोलेंगे सर मेरा डीआई के कारण मेरा इस बार 5 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, 10 नंबर से नहीं हुआ। तो क्यों? तो मैंने एक डीआई गलत कर दिया, यार बना ही नहीं। तो एक डीआई समस्या है। दूसरा, ऑप्शनल पेपर का भी समस्या रहा है। क्यों ऑप्शनल पेपर का समस्या रहा है? तो यहाँ पे स्केलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, बीपीएससी में नहीं था, जिसके कारण कोई ऑप्शनल 1 साल होता था वो बूम करता था, कोई ऑप्शनल नहीं बूम करता था, यानी एवरेज मार्क्स से बिलो रह जाते थे। तो ऑप्शनल वाइज भी सिलेक्शन वेरी करता है। जैसे आपको बताएं, 67वीं बीपीएससी का जो फाइनल परिणाम आया उसमें आप देखेंगे कि एक हिंदी लिटरेचर पेपर, जैसे लिटरेचर का कई लिटरेचर पेपर बूम कर गए, तो लिटरेचर पेपर बूम किए तो वहाँ से सिलेक्शन काफ़ी हो गए। जबकि कई ऑप्शनल पेपर हैं वहाँ पे एवरेज मार्क्स से भी बिलो दिया गया। जैसे हिस्ट्री का बहुत बुरा स्थिति रहा, कई स्टूडेंट मिले जो हिस्ट्री में जीएस में अच्छा खासा लाए हैं, 190 180 ऐसे। इंटरव्यू में ठीक मार्क्स है लेकिन उनका हिस्ट्री में क्या है, 120 है, 110 है। तो ऐसे के कारण वो सिस्टम, यानी ऑप्शनल पेपर के कारण भी कुछ लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो होता है क्या है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन रुक गया तो वो अगले अटेम्प्ट में लगे, तो उनके कारण भी भीड़ है। उसके बाद कुछ सिस्टम के भी समस्याएं हैं, जैसे वहीं ऑप्शनल का स्केलिंग ना होना, यानी कोई एक ऑप्शनल 1 साल अच्छा कर रहा है तो वहीं ऑप्शनल अगले साल अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शनल हर साल अच्छा कर रहा है, नहीं, किसी साल लिटरेचर पेपर अच्छा कर रहा है तो किसी साल लिटरेचर पेपर अच्छा नहीं कर रहा है, किसी साल मैथ अच्छा कर रहा है। तो ये सिस्टम की भी थोड़ी सी दिक्कत रही है। उसके बाद देखिए, भीड़ बढ़ने का एक कारण और है कि पुल फैक्टर, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। तो पुल फैक्टर क्या है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ने का कारण कई क्षेत्र में आप देखे होंगे कि अब सिलेक्शन में इंजीनियरिंग फील्ड का और डॉक्टर फील्ड के लोगों का संख्या बढ़ता जा रहा है। क्यों? तो उनका भी अट्रैक्शन इस सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ है, जबकि वो अदर सेक्टर में, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैकेज पे भी जॉब कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप यूपीएससी का संदर्भ देख लें, जो टॉपर हैं उन्होंने भी आईटी से अपना बीटेक किया है और एक अच्छे कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में लगभग 20 लाख के पैकेज पे काम करते हैं। लेकिन उन्होंने भी 20 लाख के पैकेज को छोड़ा,
और सिविल सर्विसेज में आया और पिछले साल एसपी बने और इस बार डीएम बने, उन्हें आईएएस के लिए आईएएस क्वालिफाई किया। तो क्या देख रहे हैं कि उधर के लोग का भी इधर अट्रैक्शन बढ़ा है। तो अट्रैक्शन बढ़ा है तो उसका कारण है पुल फैक्टर, यानी खींचने वाला इधर फैक्टर है कुछ। वो फैक्टर देखिए क्या है, एक तो पावर, जिसको हम 3P बोलते हैं। क्या है 3P? पावर, पैसा और पद। यहाँ पे आपको पावर है। जब उनसे जो टॉपर थे यूपीएससी का, उनसे पूछा गया कि आपने उधर भी जॉब किया है, अच्छा पैकेज के साथ जॉब कर रहे थे, तो फिर आपने क्यों छोड़ा? तो उनका यही था कि चाहे मैं गोल्ड मैक्स कंपनी थी, उसमें मैं कितने भी बड़े पैकेज पे काम करूं, लेकिन मुझे कितने लोग जानेंगे, जबकि मैं अगर एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अच्छा काम करता हूं तो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था टीएन सेशन का। चुनाव सुधार के लिए जब तक चुनाव इंडिया रहेगा और लोकतंत्र रहेगा, जब तक चुनाव रहेंगे तब तक उनका नाम जरूर रहेगा। तो एक आईएएस ऑफिसर यानी एक सिविल सर्वेंट के लिए वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वैसा अवसर मिलता है कि वो अपने नाम को विख्यात कर ले। गोल्ड मैक्स वो कंपनी में अगर काम भी करते तो हो सकता था कि वो बहुत बड़े पैसा वाले हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे पद पे चले जाए वहाँ, लेकिन उनको जानता कितना लोग, ये अभाव था। तो एक तो पावर, पैसा और पद। पैसा भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट आपको अच्छा सैलरी देती है। पद और सम्मान प्रतिष्ठा, या सम्मान, सामाजिक सम्मान भी आपको मिलेगा ठीक ठाक। वो कंपनी में अगर काम करते थे कितने लोग जानते हैं उनको? हो सकता था घर वाले जानते, रिलेटिव जानते, उससे ज़्यादा लोग तो कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ से अगर अच्छे काम करेंगे तो पूरा समाज जानेगा, देश जानेगा और राज्य जानेगा। तो पद, सम्मान, प्रतिष्ठा। कुछ लोगों का वर्दी प्रेम भी रहता है, यानी हमको पुलिस लाइन में जाना है तो आईएएस से मतलब यूपीएससी से एसपी बनना चाहते हैं, बीपीएससी से डीवाईएसपी बनना चाहते हैं। तो वो एक वर्दी प्रेम भी, और एक समाज सेवा, यानी समाज सेवा का भी कुछ लोग के मन में रहता है कि हमें समाज सेवा करना है, तो वो सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान करते हैं और इसमें लगे हुए रहते हैं, और भीड़ उनके कारण भी एक बढ़ता है। मैं ये भीड़ को निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि हम भीड़ वो आके बढ़ा देते हैं, नहीं। सबको अधिकार है, लोकतंत्र में, हमारा लोकतांत्रिक देश है तो सबको अधिकार है समान अवसर का। आप आर्टिकल पढ़े हुए हैं संविधान का, तो समान अवसर का है तो सभी लोग अपने आप देखेंगे कि उनका कैरियर किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या उनका रुचि है, उस हिसाब से आएंगे ही। तो ये पुल फैक्टर जो है ना यहाँ पे ज़्यादा है, इसी कारण भीड़ है, और भीड़ के कारण संघर्ष है। तो बस आपको यही रखना है कि इस संघर्ष भरी जीवन में, यानी तैयारी के दौरान संघर्ष करें और अपने आप को उस पोजीशन तक लाए जहां से आप अंतिम रूप से चयन हो जाए। अब देखिए, अब मेन आपका मेरा जो ये थीम था ये वीडियो के लेक्चर का कि बदलता एग्जाम पैटर्न। कई स्टूडेंट के मन में आशंका है, दुविधा है, और कई समस्याएं उनके मन में कौंधता है कि क्यों ये पैटर्न को बदला गया। बदला ही गया तो भाई इसी समय क्यों बदला गया? कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे ही टाइम में बदलना था क्या? क्या पहले वाला अच्छा नहीं था? उससे क्या कितने ऑफिसर बने हैं वो क्या अच्छे नहीं बने हैं? नहीं, अच्छे बने हैं, उससे भी अच्छे बने और इससे भी अच्छे ही बनेंगे। बस जरूरत के हिसाब से व्यवस्था में बदलाव होता है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सती प्रथा एक समय शुरू हुआ, जिस समय शुरू हुआ होगा उसको लोग जरूर प्रमोट किए होंगे, तभी वो आगे बढ़ा। लेकिन जब जैसे ही उसके बारे में समझा लो कि नहीं एक सामाजिक कुरीति है, तो उस व्यवस्था में बदलाव आया और उसे हटाया गया। उसी हिसाब से व्यवस्था में समय समय के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाना होता है। उसी बदलाव को हम समझाएंगे आपको कि आप समझ जाइए चीज़ें कि क्यों ऐसा ऐसा बदलाव आया। क्योंकि जैसे ही आप बदलाव समझ जाएंगे कि हाँ इस कारण से बदलाव लाया गया, तो आप ना मन में आशंका दूर हो जाएगा। दूर होगा तो फिर हिम्मत के साथ वहीं काम करेंगे, जज्बा के साथ काम करेंगे। नहीं नहीं, ये ज़रूरत है, मैं कल को अधिकारी बनूंगा, फील्ड में आऊँगा तो कितने मेरे काम हैं, कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना है, मुझे क्या क्या करना है, तो वो अगर जान जाएंगे तो फिर आप उसी चीज़ को देखेंगे कि नहीं नहीं पॉजिटिव वे में, नहीं नहीं हमको एक करके जाएंगे तो एक अच्छा अधिकारी बनेंगे। हम आपको कई चीज़ का अपना फील्ड का जो अनुभव है वो भी शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होता है। तो देखिए, बदलता एग्जाम पैटर्न में है क्यों समझना जरूरी है। वहीं आशंका, दुविधा, अस्पष्टता भी है, भ्रम भी है। भाई कि निगेटिव मार्किंग क्यों आ गया, ऐसे पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ऑप्शनल पेपर क्यों हटा दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों बढ़ा। जैसे मेंस में पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था, अब कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं भाई 5 का जो है 1 का 5 है वो सभी का सभी बनाइए, सभी का सभी लिखिए। तो
इस चीज़ें के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अपने बारे में हमने बताया ही, तो मेरे प्यारे एस्पायरेंट, मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ने और पढ़ाने के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सिलेक्शन 66 बीपीएससी में हुआ था। उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उस सेक्शन को कवर करता हूँ जहाँ बीपीएससी में कई चुनौतियाँ हैं, कई लोगों को कठिनाई है, वहाँ प्रतिभागियों की समस्या रही है। जैसे डीआई, मैं डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का लगभग, मेरा देख लीजिए, मेरा 2 बुक भी है, हिंदी में और इंग्लिश में, एटोरिया पब्लिकेशन से पब्लिश्ड होता है। और इस बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कंप्लीट बुक है आपको बीपीएससी के मद्देनजर अभी तक जो भी पैटर्न है, क्योंकि जब ये बुक 66 के बाद, मेरे सिलेक्शन के बाद आया था, तो 67 से, यानी 67 से 69 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में, ऑल टाइप का क्वेश्चन इस बुक में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो जब आप एक अधिकारी बनेंगे, फील्ड में आएंगे, ब्लॉक में आएँ या डिस्ट्रिक्ट में रहें या बीएस से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, बीपीएस यानी बिहार पुलिस सर्विसेज में जाएं, या रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज में जाएं, या रेवेन्यू सर्विसेज में जाएं, या किसी भी एजुकेशन सर्विसेज में जाएं, तो दिन प्रतिदिन आए नए नए चुनौतियाँ आ रहा है। बहुमुखी व्यक्तित्व, जैसे ही चुनौतियाँ आ रहा है तो बहुमुखी व्यक्तित्व की जरूरत पड़ रहा है। टाइम बॉन्ड वर्क होना चाहिए, जैसे टाइम बॉन्ड यानी विद इन द टाइम लिमिट आपको वर्क करना है। ये नहीं कि हम करेंगे आराम से करेंगे, वैसा नहीं। जैसे अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव आपको लगता होगा कि कुछ चरणों में समाप्त हो जाते हैं, एक दिन तो इलेक्शन होना रहता है, लेकिन आप जब सिस्टम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने महीने पूर्व से, यानी कितने महीने पहले से उसकी तैयारी में पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन लगा हुआ रहता है। और इलेक्शन का समय ऐसा होता है कि अगर एक दिन में करना है इस चीज़ को तो करना है, यानी अगर वोटिंग का दिन है निश्चित है तो उसी दिन वोट होना है, नॉमिनेशन का दिन निश्चित है तो नॉमिनेशन उसी डेट में होगा। तो यानी टाइम बॉन्ड वर्क करना रहता है। नई नई रिपोर्ट आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे ही आप कहीं अधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट आपको सरकार द्वारा मांगा जाएगा या आपके वरीय पदाधिकारी द्वारा मांगा जाएगा, तो आपको नए नए रिपोर्ट बनाने होंगे। टाइम बॉन्ड वर्क तो करना है, विथ एक्यूरेसी करना है। ऐसा नहीं है कि हम चलो 2 घंटा में हमको 100 क्वेश्चन, पीटी में 150 क्वेश्चन बना देना है, लेकिन नहीं, 150 क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको एक्यूरेट यानी सही सही बनाना होगा। इसीलिए निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया कि नहीं, चलिए टाइम बॉन्ड तो ठीक है, 2 घंटा में 150 क्वेश्चन बना रहे हैं आप, लेकिन विथ एक्यूरेसी बनाइए। ये नहीं कि 150 आ रहा है तो भी बना रहे, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा रहे हैं और चले आ रहे, नहीं, एक्यूरेसी के साथ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया निगेटिव मार्किंग। तो चलिए, और अभी हम आपको बताएंगे। तो यही था कि अब बहुत स्टूडेंट के मन में ये सब समस्याएं, मतलब आशंका, समस्या नहीं बोलेंगे, आशंका है कि भाई क्यों बदला सिस्टम, मेरे समय में ही क्यों बदला हुआ, पिछले वाला, हाँ, कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं यार इस बार नहीं बदलता ना तो पिछले बार वाले में तो मेरा हो गया रहता, यार डीआई के कारण नहीं हुआ, या इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आया, या ऑप्शनल पेपर मेरे साथ नहीं मिला तो मेरा सिलेक्शन 67 तक नहीं हुआ। और अब तो यार एग्जाम पैटर्न ही बदल गया है, अब ऐसे लिखना है, पीटी में निगेटिव मार्किंग का समस्या है, उसके बाद मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक लिखना है। तो ये सब तो वो सोचेंगे यार मेरे समय में मेरे ही किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब किसी का नहीं है, आप ये मानिए, इसको पॉजिटिव सेंस में लिखिए कि आप इतना करके जाएंगे तो एक और अच्छे अधिकारी तो बनेंगे और बेहतर अधिकारी तो बनेंगे। ठीक है, आसान, पहले वाला और अभी वाले, बहुत स्टूडेंट के बीच में चर्चा का विषय होता होगा, यार पहले वाला सिस्टम कैसा था, अभी वाला। कोई कुछ बोलेंगे पहले वाला आसान था, अभी वाला कठिन हो गया। तो ऑब्वियस बात है, बदलाव तो कठिनाई लाएगी ही लाएगी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया, ऐसे लाया गया, तो ये सब कठिनाई बढ़ेगा। पहले वाला तो आसान आप इस संदर्भ में मारेंगे, लेकिन जिस समय जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए वो कभी भी आसान नहीं होता है। क्या अभी आप अभी बैठ के बताएंगे कि नर्सरी और 1 क्लास तो बहुत ईजी है? अगर आप 1 क्लास और 2 क्लास का बुक देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप? यही ना कि यार ये तो बहुत आसान है, मतलब। लेकिन क्या आपके नर्सरी क्लास में रहे होंगे तो उस समय आसान था क्या? या 1 क्लास में कभी आसान नहीं होता है। तो जिस समय आपका सिलेक्शन हुआ उस समय का वो सिस्टम आसान नहीं रहता है, बाकी बाद में पिछले इतिहास को देखेंगे तो लगेगा ईजी है थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें।
आइए अब एक एक करके हम आपको सब बता रहे हैं। और एक और क्या था, ब्रॉडर स्कोप भी। मतलब जब आप अधिकारी के रूप में आएंगे तो अपना अपने माइंड सेट, यानी भले ही आप किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म से, किसी एक विशेष स्थान से संदर्भ रखते हो, लेकिन एक अधिकारी के रूप में आपको ब्रॉडर स्कोप रखना है। ये नहीं कि हम इस धर्म के विरुद्ध टिल्ट हो या इस कास्ट के विरुद्ध, नहीं, आपको सभी के लिए करुणा दया का भाव होना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ बदलाव किए गए। जैसे मैं तो वीडियो हूँ तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। सीओ, वीडियो सीओ जो कटिंग एज ऑफिसर बोला जाता है। जब आप सिलेक्शन, अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा और विपार्ट में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको सभी, अब तो ट्रेनिंग का बहुत ही बेहतर हो गया है, मानिए लगभग बहुत अच्छा स्टैंडर्ड से ट्रेनिंग हो रहा है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी सफल होइए और ट्रेनिंग का एंजॉय कीजिए। आपको भारत दर्शन के तहत कई स्टेट में घुमाया जाएगा। और उस समय लगेगा कि हाँ चलो अधिकारी बनने हैं, तो फ्री में और पूरे सिस्टम के साथ वीआईपी आपको मिल ट्रीट होगा आपके साथ, और सभी जगह जाएंगे तो आपको एंजॉय करेंगे। जैसे अभी अभी आप के कई मित्रों का हुआ होगा, वो लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, वो लोग भी फोटो आपके साथ शेयर कर ही रहे होंगे। आपको कभी कभी लग भी रहा होगा यार, यार ये तो मेरे साथ ही रहता था, हमसे कमज़ोर था, लेकिन इसका हो गया यार, हम यहीं रह गए। तो होता है, वो सब थोड़ा सा चलते रहता है। लेकिन उसको भी इन्वाइट कीजिए, उन्होंने मेहनत किया होगा, उन्होंने डिमांड को पूरा वो किया होगा। हम आपको चर्चा करेंगे आगे कि देखिए ये एग्ज़ाम जो भी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो डिमांड को फुलफिल करेगा, जो डिमांड को पूरा करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। चाहे वो कैसा भी दिखता हो, कैसा भी रहता हो, कैसा भी सोचता हो, डजेंट मैटर। क्योंकि जो पेपर पे जो लिख के आएगा उसी से इवेलुएट होना है, और उसी से मार्क्स मिलना है, उसी से सिलेक्शन होना है। ठीक है। तो कटिंग एज ऑफिसर, हाँ कटिंग एज ऑफिसर तो यानी मतलब कटिंग एज ऑफिसर का कहने का मतलब हुआ कि आप फ्रंट से लीड करेंगे, आप लीडर होंगे। जैसे वीडियो सीओ ब्लॉक के लीडर होते हैं, और जब सिस्टम में आएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारा काम सब ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, इसी सब में हो रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारा चीज़ें आपको दे दिया जाएगा कि आप कर लीजिए, या रिपोर्ट है तो आपको रिपोर्ट बना के भेजना होगा डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से फिर विभाग तक के स्तरों तक जाता है। तो कटिंग एज यानी आपको लीड करना है, तो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। तो कैसे एक एस्पायरेंट में देखा जाएगा, तो सिस्टम में बदलाव करके ही ना। ठीक। तो देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, अब आप ये देख लीजिए थोड़ा शॉर्ट। तो एक तो निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ, पीटी में। पीटी में क्या किया गया, निगेटिव मार्किंग। तो क्यों निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हमने आपको बताया कि आपको टाइम बॉन्ड वर्क तो करना है, विथ एक्यूरेसी करना है। ऐसा नहीं कि हम गए और किसी तरह से 2 घंटा में 150 क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के आए, कुछ भी जो मन करे मार के आए, 80-100 सही कर दिए, 50 गलतों मार के आ गए, कोई बात नहीं है। नहीं, अब आपको विथ एक्यूरेसी के साथ करना है, इसलिए निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों बढ़ाया गया, तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए बढ़ाया गया, एक तो आपको टाइम बॉन्ड काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा के ये किया गया कि आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखा गया। जब हमको सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे और बेहतर ढंग से बताएंगे कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों बढ़ाया गया। मान के लिए हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आपको पहले लिखना होता था, और जबकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, बिहार स्पेशली हिस्ट्री रिच स्टेट है, तो क्या 3 क्वेश्चन में पूरा हिस्ट्री आप कवर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया कि नहीं, और पूरे ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़िए, एनालिसिस कीजिए चीज़ों को, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया। ऐसे पेपर क्यों, तो ऐसे पेपर इसलिए लाया गया कि ऑप्शनल पेपर के साथ समस्या था, एक ऑप्शनल पेपर हटाया गया भी है एक समान व्यवस्था लाने के लिए। ऑप्शनल पेपर के साथ समस्या क्या था कि यूपीएससी में तो स्केलिंग कर दिया जाता है, और बेहतर वहाँ पे सिस्टम है कि स्केलिंग हो जाता है ठीक ठाक, और किसी के साथ भेदभाव नहीं माना जाएगा कि हाँ लगभग स्केलिंग वहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है, तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन बीपीएससी में स्केलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो स्केलिंग का नहीं होता था। तो क्या होता था, किसी साल एक पेपर बहुत रहा, मैथ का ऐसा कंडीशन था कि 300 में 290 आ गया, 250 आ गया, 270 आ गया। तो क्या ऐसा किसी भी ह्यूमैनिटी पेपर में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो सिस्टम का थोड़ा सा ये था, तो सिस्टम एक समान व्यवस्था लाने के लिए ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया, और जैसे ही ऑप्शनल पेपर को हटाया गया तभी ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सिर्फ जीएस से तो काम चलेगा नहीं। तो ऐसे पेपर, और एक तो कारण ये था कि ऑप्शनल पेपर को हटाया गया तो ऐसे पेपर को लाया गया। दूसरा ऐसे पेपर लाने का ये था कि ऐसे पेपर ऐसा है कि आपको पर्सनालिटी का चेक करता है, और इसका तैयारी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कोई कोचिंग वाले तैयारी करा दे या कोई एक दिन में तैयार कर ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आपके पढ़ाई के दौरान
एक लंबे बचपन से लेके समाज किस आप परिवार से निकले हैं, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से निकले हैं, उससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उस व्यक्तित्व के झलक आप ऐसे पेपर में आपका आ जाएगा। कोई एक नॉर्मल सा भी एक लाइन लिखा हुआ रहेगा, उसके बारे में आप जैसे लिखेंगे तो आपको सब आपके बैकग्राउंड के बारे में उस ऐसे से पता चलता है। तो जैसे ही उस ऐसे से पता चलता है तो फिर आपका पर्सनालिटी चेक हो जाएगा कि हाँ ये जो एस्पायरेंट है, ये व्यक्ति हैं कैसे हैं, किस पर्सनालिटी के हैं और क्या सिविल सेवक बनने के लिए इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो होने चाहिए। अगर हैं तो उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा और उनका सिलेक्शन होगा, नहीं है तो उनको मार्क्स कम मिलेगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे पेपर पर्सनालिटी चेक के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये सब बदलाव किया गया। अब देखिए बदलाव किया गया तो फिर बदलाव के लिए आप लोग तो देख रहे होंगे कि बदलाव करने के बाद बहुत सारा चीज़ें फिर से आपको मेहनत करने होंगे। तो नहीं सोचना है आपको, फिर आपको अब ये नहीं सोचना है कि मेरे समय में ही क्यों बदलाव हो गया, अरे यार एक साल और रुक जाता बीपीएससी, हमारा सिलेक्शन हो जाता तब बदलाव होता। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे समय में ही क्यों बदलाव हो गया। अगर आपके समय में बदलाव हो गया तो अच्छी बात है, आप ये सोचिए कि यहां से निकले तो हम और अच्छे अधिकारी बन के निकलेंगे। भट्टी में तपास होना ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस भट्टी में आप तब के गुजर के जा रहे हैं, मान के ऐसे उसे बहुत लिख के जा रहे हैं, ऐसे बहुत लिख के जा रहे हैं तो आपसे रिपोर्ट मांगा जाएगा, अपने रिपोर्ट बना के भेज देंगे, नहीं बड़ा बाबू नहीं अपने स्टाफ पे निर्भर रहेंगे, या स्टाफ या बड़ा बाबू आपका बनाता भी है तो आप चेक करने के पोजीशन में रहेंगे, नहीं नहीं इस रिपोर्ट में और थोड़ा विस्तार से बनाइए। जैसे देखिए अभी रिपोर्ट आपको मतलब ब्लॉक के लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि आपको SDG इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस पर भी रिपोर्ट आपको बनाना पड़ता है। तो मानिए एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े हुए हैं और उसके संदर्भ में आपको लिखने के आता है ऐसे जैसा विस्तार पूर्वक, तो आप रिपोर्ट बेहतर ढंग से बना पाएंगे, या आपका स्टाफ बनाता है तो उसको चेक कर पाएंगे। तो ऐसे से ये महत्व है। तो ये सब चीज़ें आपको उपयोग आने वाले हैं आगे को चल के। तो इस संदर्भ में हम आपको एक 2-4 लाइन का एक बेहतर लाइन बता रहे हैं ताकि आपको मोटिवेट भी होंगे, और ये सब लाइनें 1-2-4 रखना भी चाहिए। जब आप पढ़ते पढ़ते थकें, थोड़ा थकान महसूस हो या एनर्जी डाउन हो, तो ये सब आपको एनर्जी बूस्ट का काम करता है। तो ये सब लाइन अपने स्टडी टेबल के सामने या बुक पे या कहीं भी लिख के रखना चाहिए। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोर दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या। समझे, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, कैसे? जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती बीपीएससी को, तो फिर डीआई क्या और एसए क्या। यही चुनौती है ना, डीआई और एसए अभी के संदर्भ में बीपीएससी का। जीएस तो सभी लोग कर लेते हैं, सब कंफर्टेबल होते हैं जीएस में, कैसा भी क्वेश्चन हो लगभग लिख ही लेंगे। और जीएस का ऐसा है कि जीएस में ज़्यादा मार्क्स वेरी भी नहीं करता है। पहले के सिस्टम में, अभी सिस्टम में देखते थे पेपर 2 में बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है किसी के मार्किंग का, लेकिन पेपर 1 में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि डीआई वहाँ पे की पॉइंट हो जाता है। किसी का डीआई सही तो एक ही बार 180-190 तक पहुँच जाएंगे, और डीआई गलत 120-130 तक रह जाएंगे। तो यही है कि डीआई और एसए, तो यही फिर डीआई और फिर एसए क्या। तो ऐसे ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो हो गया कि सिस्टम में बदलाव क्यों किया गया और क्या ज़रूरत था और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और उस अपेक्षाओं को के पे खरे उतरने के लिए आपको किन किन मापदंडों से होकर गुजरना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आइए कि 70वीं जो बीपीएससी, अब हम आते हैं कि कैसे तैयारी शुरू किया जाए और कैसे करना है। तो देखिए, हम थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि जब से रेगुलर बीपीएससी हुआ है तो सिलेक्शन जैसे ही होता है, तो आजकल ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी कई लोगों का सिलेक्शन लगातार हो रहा है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने का एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहा है कि हाँ, इन्होंने बीपीएससी से डीएसपी बन गया, बीडीओ बन गए, या सीओ बन गए, या एजुकेशन ऑफिसर बना, या किसी भी वेलफेयर ऑफिसर बन गया। तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ के जो युवा हो रहे हैं ना, वो प्रेरित हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सिलेक्शन के पहले इनकी क्या स्थिति थी, गांव में जाने पे कोई पूछता नहीं था, या 2-4 साल से सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर गांव में जाते हैं तो लोग बोलता भी था
कि अरे बहुत दिन से तो तैयारी कर रहे हो यार, सिलेक्शन विलेक्शन नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो। लेकिन सिलेक्शन के बाद एकाएक सिनारियो बदल रहा है, लोग माला लेकर पहुंच रहे हैं, लोग आपको फिर सम्मान प्रतिष्ठा एकाएक दिन मतलब रातों रात बढ़ जा रहा है। तो फिर जो युवा हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में जा रहे हैं या 12 पास किए हैं, वो प्रेरित हो रहे हैं, और प्रेरित हो रहे हैं तो इस फील्ड में आ रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर यंग यंग माइंड जैसे जैसे बहुत जल्दी अगर इस फील्ड में आए तो तैयारी करके जल्दी में निकलेगा। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन कर लिए तब 1-2 साल के बाद फिर आप पहुँचे कि भाई ग्रेजुएशन हो गया, आप क्या करें, तो चलो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। क्योंकि पहले नहीं मीडिया था, सोशल मीडिया था, नहीं यूट्यूब चैनल्स इतने थे, नहीं यहाँ तो गाँव तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती थी। लेकिन अब है सब चीज़ सभी जगह पहुँच रहे हैं, तो युवा मोटिवेट हो रहे हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि तैयारी करने वाले ऐसे ऐसे यंग माइंड मिलेंगे कि जो 12 पास किए हैं वो भी बीएससी के लिए दिल्ली पहुँचे हुए हैं। दिल्ली के कई इंस्टीट्यूट में आपको पता चलेगा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ पे। अब इस लेवल पे कंपटीशन बढ़ा हुआ है कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो 2 साल के अंदर उसका फुल सिलेबस कवर कर लेगा, तीसरा साल रिवीजन कर लेगा, तो तीसरा 3 साल के बाद जैसे ही वो पहला अटेम्प्ट देने लायक होगा, वो 3-4 साल का पीछे का बैकअप रहेगा पढ़ाई का, तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं निकालेगा, निकालेगा। तो ये तो इसी कारण थोड़ा सा मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ताकि वो भी जो 12 पास हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो वो चीज़ों को समझ लें कि हाँ सिस्टम कैसे बदलाव लाया है और सिस्टम क्या आपसे डिमांड करता है और बीपीएससी का तैयारी कैसे शुरू किया जाता है, तो उन्हें भी बेनिफिट होगा। और जो जानते हैं वो स्किप कर दें इस चीज़ों को। तो देखिए क्या है कि 70वीं बीपीएससी से कहीं चलते हैं, क्योंकि सामने यही है। कौन दे सकता है 70वीं बीपीएससी, कौन दे सकता है? तो सभी लोग दे सकते हैं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कोई भी दे सकता है, यानी जो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं। क्योंकि जब पीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, या सर्टिफिकेट का जो उस पर रेफरेंस नंबर होगा वो मांगा जाएगा, यानी आप पीटी से पहले आपको सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन किस भाई, तो एनी सब्जेक्ट। आप ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से, किसी भी फील्ड से किए हो, या बीटेक किए हो, या एमबीबीएस किए हो, या आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से किसी भी किए हो, कॉमर्स किए हो, कुछ भी किए हो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। तो भाई तैयारी कैसे किया जाए? तो क्या तैयारी भी आफ्टर ग्रेजुएशन करना है क्या? नहीं, तैयारी पहले से भी संभव है। मतलब तैयारी या पहले से भी संभव है, यानी वहीं फर्स्ट ईयर में ही चले जा रहे हैं, या फर्स्ट ईयर से ही, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू हो रहा है, बीपीएससी के क्लासेस शुरू हो जा रहा है। बहुत लोग बीपीएससी के शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर से भी तैयारी करने लग रहे हैं, तो यानी तैयारी पहले से भी संभव है। अब देखिए, तो जब 70वीं बीपीएससी की तैयारी करना है तो तैयारी के 3 चरण हैं। बीपीएससी एग्जाम जो है 3 चरण यानी 3 टियर में होता है, यानी 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज जो क्या है, पीटी का है, यानी जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, मेंस है, और तीसरा आपका इंटरव्यू है। तो एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए पीटी, इसके बारे में जब हम इसका सिलेबस बताएंगे थोड़ा, तो और एक्सप्लेन करेंगे, पूरे सिलेबस को थोड़ा छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके बता देंगे, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए कि हाँ क्या क्या पढ़ना है हमको, कैसे कैसे रन कर रहा है इस पूरा सिस्टम। देखिए पीटी में क्या है, डेटा फैक्ट फिगर पर ध्यान रहता है। आपको जान ही रहे कि जो भी पीटी में क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और उसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना होता है। तो इसमें क्या आपसे डिमांड किया जाता है कि डेटा फैक्ट फिगर पर ध्यान रहता है या नहीं, जो एस्पायरेंट है उसका क्या ध्यान इस सब पे रहता है कि नहीं। फिर स्पीडी वर्क, यानी काम आपको क्विक करना है, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो देखिए पूरा जो उसका कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली, तो 150 क्वेश्चन एमसीक्यू है, 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। 120 मिनट के समय में 15 मिनट का समय आपको ओएमआर और वहाँ पे सिग्नेचर और डिस्टेट करने में जाएगा। तो लगभग आपको 150 क्वेश्चन को पढ़कर विकल्प तक पहुँचने के लिए आपको 105 मिनट मिलेगा टाइम, 105 मिनट का टाइम। और 105 मिनट टाइम 150 क्वेश्चन बनाने के लिए आप जब जाएंगे तो लगभग आपको 42 सेकेंड एक क्वेश्चन पर मिलना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही बोलता है कि एक क्वेश्चन के जवाब देने, यानी पढ़ने, विकल्प पढ़ने और विकल्प के सही विकल्प तक पहुंचने के लिए आपको 42 सेकेंड का समय मिलेगा, और आपको 42 सेकेंड के समय के अंदर ही आपको उसका चयन करना है। तो क्या है, स्पीडी वर्क है, यानी थोड़ा सा फास्ट क्विक काम करना है, टाइम बॉन्ड करना है, और निगेटिव इंट्रोड्यूस कर गया, यानी टाइम बॉन्ड विद द फुल्ली एक्यूरेसी। ठीक है,
उसके बाद व्यापक अध्ययन, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, व्यापक। यानी आप जब पीटी में देखेंगे, अच्छा यहाँ भी देखिए जब 42 सेकंड का बात होगा तो यहाँ एक ही सब्जेक्ट नहीं है कि हिस्ट्री हिस्ट्री चल रहा है, वैसा नहीं, तुरंत हिस्ट्री आएगा, तुरंत इकोनॉमी आ जाएगा, तुरंत ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, साइंस, यहाँ साइंस है, और उसके बाद उसमें 10 मैथ भी, जो हम आपको आगे भी बताएंगे। तो ये चीज़ें देख लीजिए 42 सेकंड में आपको ऐसे ऐसे बदलता हुआ बदलते, यानी स्पीडी वर्क भी है, आपको तुरंत माइंड ज्योग्राफी से पॉलिटी में ले जाना है, पॉलिटी से हिस्ट्री, साइंस, मैथ, आपको वहाँ चेंज करते रहना है। तो और व्यापक अध्ययन करना है, पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। आपको जब सिलेबस पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री विथ बिहार कंटेक्स्ट, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। पूरा साइंस एंड साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा। अब बोले एक वर्ड है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा पॉलिटी पढ़ना है, तो यहाँ पे व्यापक अध्ययन करना है, बहुत सारा ब्रॉडर चीज़ें, पीटी फैक्ट फिगर पे ध्यान देना है। तो ये आपका पीटी हुआ जो पहला चरण होता है। इसमें आपको इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, यानी इससे आपको स्क्रीनिंग किया जाता है। यानी बहुत बड़ा भीड़ रहता है, लगभग 4 लाख फॉर्म भरते हैं, 2.5 से 3 लाख तक पहुँचते हैं पीटी देने, वहाँ से आपको सिलेक्शन करना रहता है मेंस के लिए। जितना 10 से 12 गुना लगभग होता है, जैसे 1000 है तो 10,000 के आसपास में आपका सिलेक्शन होगा। अब मेंस में देखिए, जब आपको पीटी में इन चीज़ों को देख लिया गया, तो मेंस में किन चीज़ों के और किन बातों पे ध्यान रखा जाता है। तो देखिए मेंस में क्या होगा कि आपको राइटिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, जब यहाँ तो आपको एमसीक्यू था, ऑप्शन दिया हुआ रहता है, पढ़िए और विकल्प ओएमआर पे बबल फिल भर दीजिए। लेकिन यहाँ तो क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा क्या? पढ़ के विकल्प तक पहुँच के और आंसर हो जाए तो इसी से काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपके काम क्या है, लिख के रिपोर्ट भी बना के भेजना है, यानी आपको लिखने भी आना चाहिए। लिखने आना चाहिए तो राइटिंग स्किल चाहिए। एनालिटिकल स्किल, यानी रिपोर्ट बना रहे हैं तो किसी चीज़ के, मान के चलिए किसी, आप जब अधिकारी हैं तो किसी ग्रामीण में एक ग्रामीण सड़क बना हुआ है, और उस सड़क बना हुआ है तो पीसीसी को देखने गए, आप देखने गए तो देखेंगे ना कि यहाँ पे कितने दूरी का वो रोड बना हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, क्या क्वालिटी है, क्या विड्थ डेप्थ वो सब था, वो सब मेजरमेंट सही है कि नहीं। तो रिपोर्ट यानी राइटिंग ढंग से लिख के। एनालिटिकल यानी एनालिसिस करेंगे चीज़ों को, सारे चीज़ों को, क्या सभी मापदंडों पे वो सड़क बना है या नहीं, तो एनालिटिकल। लिखावट साफ होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। मान के लिए आप बहुत ज्ञानी आदमी है लेकिन इतना लिख रहे हैं खराब, कहावत है ना भांग के लिखना, यानी भांग के, यानी आप ऐसा लिख रहे हैं कि वो रीडेबल है ही नहीं, पढ़ने लायक है ही नहीं, तो वो भी काम नहीं चलेगा। यानी लिखावट साफ साफ होना चाहिए। विचार में संतुलन होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ पे, मतलब कोई मुद्दा यानी समसामयिक मुद्दा है या हिस्टोरिकल मुद्दा ही आप लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष लिख रहे हैं एक पक्ष नहीं लिख रहे हैं, यानी दोनों पक्ष के बीच सामान्य संतुलन होना चाहिए। ऐसे कहावत है कि कभी भी वाइट और कभी भी ब्लैक चीज़ें नहीं होता है। कभी भी कहिए ये नहीं कि सब पूरे चीज़ वाइट है पूरे ब्लैक है, नहीं, बहुत सारा चीज़ ग्रे, बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, यानी ग्रे में है। तो ठीक है, तो वहीं विचार में संतुलन होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, विस्तार, यहाँ हमने क्या लिखा है, व्यापक, और यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन है और यहाँ पे व्यापक अध्ययन है। यानी यहाँ पे बहुत सारा चीज पढ़ना है, फैक्ट फिगर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कम चीजें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे छिटा हुआ चीज है, मतलब बहुत सारा चीज को कवर करना है, लेकिन यहाँ कम चीज को करना है, उसको डेप्थ में करना है, यानी विस्तार पूर्वक करना है, यानी समझ के चीज़ों पे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है कि इस पे क्या राय है, जैसे अभी मान के चलिए मालदीव में इलेक्शन हुआ, आगे को चल के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मालदीव में हालिया चुनाव के संदर्भ में बने सरकार का, जो नया सरकार बना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी आप क्या विवेचना करें या आलोचनात्मक टिप्पणी करें, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है भाई, कि वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है, किस गवर्नमेंट का सरकार बना, वो सरकार जिस गवर्नमेंट का बना है, जिस पार्टी का बना है, उस पार्टी का क्या अपना विचारधारा है, और किस देश के प्रति क्या रुझान है उसका, भारत के प्रति उसका क्या सोच है। तो ये सब चीज़ आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू है। जब आप जैसे ही पीटी में स्पीडी वर्क दिस डेट करके पास किए, लिखा उख लिए, तो क्या आपका लिख उख लिए, विस्तार उस्तार देख लिया गया, तो क्या इससे काम चल गया क्या? इसमें तो आपको क्या देखा गया था कि ऑप्शनल ये सब हुआ, यहाँ लिख उख भी लिए, लेकिन क्या आपको बोलने आता भी है? हो सकता है कि आप बहुत सारा चीज़ लिख के तो दिए हैं लेकिन आपको बोलने ही नहीं आता है। तो अब एक अधिकारी को बोलने नहीं आए तो कैसे काम चलेगा? यानी बोलने का भी टेस्ट होना चाहिए। तो बोलने का टेस्ट कैसे होगा? बोलने का टेस्ट आपको इंटरव्यू में देखा जाएगा कि आप कैसे बोलते हैं,
किसी चीज़ को कैसे डिलीवर करते हैं। मान के चलिए आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, लिख भी दिए हैं, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वैसे भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है। आपसे मान के चलिए कहीं ब्लॉक में, कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, मीडिया वाले आ गए, आप पूछे कि भाई हाँ इस घटनाक्रम में या इस संदर्भ में आप जो काम कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, आप इसके बारे में बताएं, तो भाई बोलने आएगा तब तो, क्योंकि एक अधिकारी क्या गवर्नमेंट का भी अब रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बढ़िया मतलब अच्छे ढंग से आपको बोलने भी आना चाहिए। तो इंटरव्यू में चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू में किन किन बातों का आपका चेक होता है, तो एक तो बोलने की शैली, पर्सनालिटी चेक होता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। एक तो डरना घबराना, ऐसा तो नहीं ना कि आप डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। 5 मेंबर के टीम, बहुत स्टूडेंट में होता है कि 5 लोग जैसा ही सामने बैठे हुए हैं, इधर बैठे हम, कभी होने लगा, पसीना होने लगा है, घबराहट है, वो जानते हुए भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको भी नहीं बता पा रहे हैं। बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए बोला जाता है कि मॉक इंटरव्यू दीजिए। आप इंटरव्यू देखिए कई लोगों का, बोलिए, बात विचार कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, शेयर कीजिए, पब्लिक प्लेसेस पे जाइए, अपने आप अपना विचार को रखिए, ताकि आप बहुमुखी विचारधारा के बने, ठीक। तो डरना घबराना, गलत बोल देना, ऐसा तो नहीं है कि आप मान के चलिए बोलने के समय गलत बोल रहे हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट, जब हम ईएसआई का इंटरव्यू ले रहे थे, पिछले ईएसआई का जो बीपीएससी से हुआ है, तो उसमें एक स्टूडेंट मिला हमें, उसका इंटरव्यू के दौरान बढ़िया स्टूडेंट था, उनसे हमने बोला कि यार तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए यार। तो उन्होंने बोला कि, हम उससे पूछा था कि क्या और चीज़ का एग्जाम देते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर बीपीएससी का हम इंटरव्यू तक पहुँचे हुए 66 में, और मेरा सिलेक्शन 2 मार्क्स से नहीं हुआ। जैसे ही 2 मार्क्स हुआ तो बड़ा दर्द हुआ यार, 2 मार्क्स से क्यों नहीं हुआ। तो हम पूछे क्या, कहाँ फॉल्ट रह गया, कहाँ कमी रह गई। तो उन्होंने बोला सर कमी तो नहीं था, लगभग सब जगह था, इंटरव्यू में मार्क्स मुझे बहुत कम मिला। हमने कितना मार्क्स मिला, तो उन्होंने बोला 42 मार्क्स मिला। तो हम तो शॉक रह गए कि 42 मार्क्स कैसे मतलब मिला होगा भाई। ऑन एवरेज 50 60 55 60 तो मिल ही जाता है, 60 तक तो 55 तक मिल ही जाता है, मतलब आप ठीक ठाक हैं तो, मतलब ज़्यादा भी बहुत तेज़ नहीं, ज़्यादा भी ये नहीं, या गलत कुछ नहीं किए हो तब तक आपको 50 55 ऐसा मार्किंग मिलता है। तो उनसे पूछे कि बताइए भाई, शेयर कीजिए। तो उस दौरान ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर अभी नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझसे एक ब्लंडर हो गया था। हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ही हैं, तो आप सभी बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उतना तो परिपक्वता है कि कुछ चीज़ें को बाहर नहीं करेंगे या उस चीज़ को उतना बुरी तरीके से नहीं लेंगे, हो सकता है मिस्टेक। तो उनको हमने बोला, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए, हमने इंटरव्यू में हमसे सबरीमाला पे क्वेश्चन पूछा गया कि सबरीमाला विवाद क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत न्यूज में भी रहा। तो सर हमसे ब्लंडर मिस्टेक क्या हुआ कि हमने बोलने के दौरान हमने बोल दिया कि, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग भी परिपक्व स्टूडेंट हैं, तो अदर वे में नहीं लेना है। उन्होंने जो बोला था वही मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोल दिया कि सबरीमाला विवाद क्या है, तो सर ये महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं भेजा जाने दिया जाता है। उन्हें क्या वर्ड यूज किया, पीरियड्स। देखिए पीरियड्स वर्ड गलत नहीं है, ये गलत गलत कतई नहीं गलत है, लेकिन क्या है कि इस मतलब सिचुएशन के अनुसार शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने बैठे हुए हैं, तो आपसे इतना तो ये किया जा रहा है ना कि आप शालीनता के साथ शब्दों का चयन करेंगे, कुछ चीज़ों को बेहतर ढंग से बोलेंगे, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो उनसे एक मिस्टेक हो गया और वो डायरेक्ट उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो उससे वो खफा हो गया बोर्ड मेंबर। जो बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछा था, बहुत गुस्सा में आ गए, और उनका गुस्सा का इम्पैक्ट क्या हुआ कि आसपास वाले मेंबर भी प्रभावित हो गए। कि एक मेंबर को जब बुरा लग गया तो आसपास वाले भी बुरा फील करने लगे कि हाँ यार इन्होंने, जबकि ऐसा वर्ड नहीं है कि पीरियड्स वर्ड गलत है। पीरियड्स वर्ड क्या गलत है, क्यों नहीं, अभी इतना पीरियड्स मूवी में आया, कितना पीरियड्स पे क्या चीज़ क्या चल रहा है। तो पीरियड्स मूवी, उस पे मूवी एक बना, पूरा का पूरा भी कैंपेन चल रहा है, सरकार उस पे सब्सिडी दे के स्कूलों तक पहुंचा रहा है। तो फिर इस गलत वर्ड क्या था। तो वही हुआ कि आपको शब्दों का चयन होना चाहिए। जैसे अब ऐसे टोटली ये महिलाओं के अगेंस्ट में बोल दिए ना पीरियड्स के दौरान, यानी आप पीरियड्स को गलत मानते हैं। सामने वाले हो सकता है कि मेंबर यही सोचे हो कि यानी पीरियड्स को आप 100% गलत बोल रहे हैं, यानी महिलाओं के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जबकि उनको थोड़ा सा गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए था कि सबरीमाला विवाद में बोलना चाहिए था। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर हमसे कोई पूछता है कि सबरीमाला विवाद क्या है, तो मैं उसे बताऊंगा कि सर ये
मतलब प्राचीन विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के बीच एक विवाद है, या प्राचीन विचारधारा ना बोल के बोलिए प्राचीन सभ्यता, मतलब सभ्यता के साथ जोड़ दीजिए उसे कि प्राचीन सभ्यता और अभी के बीच का ये विवाद है। क्योंकि प्राचीन में क्या परंपरा है, हमारा एक परंपरा आता रह रहा है कि हाँ महावारी के दौरान महिलाओं को वहाँ नहीं गए हैं अभी तक, मतलब परंपरा ये रहा है कि एक महावारी जो पीरियड्स के दौरान की महिलाएं होती है वो नहीं जाती है वहाँ, तो एक परंपरा चलता आया है। लेकिन आधुनिक आधुनिक विचारधारा मेरा क्या बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जाने दिया जाना चाहिए। तो ये विवाद किसके किसके बीच है, परंपरा सभ्यता और आधुनिक विचारधारा के बीच। ऐसे जैसे ही बोलते तो फिर वो बोलते अच्छा आधुनिक विचारधारा क्या है, तो आधुनिक विचार में यही है कि सर पीरियड्स कोई निगेटिव चीज़ें नहीं है, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है और इससे सभी महिलाओं को गुजरना ही है, तो फिर एक गलत नहीं है, और तो गलत नहीं है तो फिर उनको जाने दिया जाना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा के बोलते तो उनका बेहतर हो जाता, और मानिए 2 नंबर से नहीं हुआ। और अच्छी बात है कि उनका ईएसआई में हो गया, तो उन्होंने फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने बोला कि सर मेरा इसमें फाइनली हो गया है। तो हमने चलिए आपका रिकवरी हो गया लगभग बीपीएससी, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे भी सर मेरा बीपीएससी में है कि उधर से ही मैं कुछ करूँगा। हमने बोला हाँ चलिए आपको मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है कि आप कंटिन्यू रखें पढ़ाई को। तो वो चीज़ है, तो गलत बोलना नहीं है। होता है ना कभी कभी बोला जाता है कि बोलने से अच्छा है कि ना बोलें, कभी कभी कहा जाता है कि बोलने से अच्छा है कि आप नहीं बोले, तो वही वाला बात है गलत नहीं बोलना है हमको, ठीक है। झूठ बोलना कतई नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो उम्र है 55-60 वर्ष के हो गए हैं, इनको चीज़ें नहीं मालूम हो, बोल देते हैं। एक और इस पे भी स्टोरी सुनाते हैं कि मेरा एक दोस्त है इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालिफाई किया। तो मतलब क्वालिफाई करने से पहले एक इंटरव्यू में बताया कि एक स्टूडेंट ने वैसा बोला, उन्होंने इंटरव्यू में जाके बोर्ड मेंबर बोला कि वो बिहार से थे, तो उन्होंने बोला कि नालंदा का जो भगना केस है, जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, तो उसमें किस प्रकार का ईंट का उपयोग किया गया है। अब वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि ये तो गए नहीं होंगे बिहार, और वो नालंदा के ही था, तो लाजमी था कि उससे क्वेश्चन ऐसा बनाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप जाना है, ब्रिक्स आप सिविल इंजीनियर के लिए पढ़ना होता है, ब्रिक्स एक चैप्टर का, तो ब्रिक्स के बारे में जानना चाहिए। तो उन्होंने गलत जवाब दे दिया और उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, जबकि बोर्ड मेंबर ने दूसरी बार बोला क्या आपने देखा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर मैंने देखा है, इस टाइप का ब्रिक्स का उपयोग किया गया है। तो बाद में पता चला कि जो बोर्ड मेंबर में था वो मेंबर नालंदा जो यूनिवर्सिटी का जो भगनावकेश का जो रिसर्च हो रहा है उसका वो एक मेंबर था। अब बोलिए वो मेंबर था तो उसको तो सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने बोला कि शायद नहीं पता हो तो हम झूठ बोल के निकल जाए। कॉन्फिडेंस होता है ना, कभी कभी बोला जाए कॉन्फिडेंस में बोलो, गलत भी बात सही मानना जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सामने वाला इंटरव्यू मेंबर है, आपके जैसा कितने स्टूडेंट के लाइफ को देख चुका है, तो वो चीज़ों को जानते हैं, वो सभी को, उनको कभी भी आपको झूठ बोल के बलगाना नहीं है। नहीं आ रहा है आप क्लियर कट बोलिए सॉरी सर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं चला है, या मैं नहीं पढ़ पाया हूँ या नहीं पढ़ सका हूँ, ऐसे बोलना है। अवेयरनेस होना चाहिए, यानी आपको समसामयिक घटनाओं पे आपको पूरी तरीके से अवगत होना चाहिए जब इंटरव्यू का समय आएगा। इंटरव्यू के बारे में और आगे भी बताया जाएगा कभी जब इंटरव्यू का समय आएगा। चुनाव युद्ध माल जैसे अभी का समय, अभी अगर इंटरव्यू होता तो आपके लिए ये सब चुनाव युद्ध मालदीव चुनाव मसाला पे अभी भारतीय मसाला कई जगह बैन किए गए हैं, तो उसमें कुछ कैंसर का पदार्थ पाएगा, तो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता समसामयिक की चीज़ों पर। अनबैलेंस सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा है, तो आपको जब इंटरव्यू मेंबर के सामने बैठेंगे तो कुछ वैसे क्वेश्चन जान के उल्टा पूछ देंगे, जैसे ही उल्टा पूछेंगे तो आप घबरा जाएंगे, और घबरा जाएंगे तो फिर आप वही होता है, आप घर से गए होंगे कि नहीं हम तो इंटरव्यू मेंबर को ऐसे ऐसे जवाब देंगे, ऐसा ऐसा कीवर्ड, बहुत लोग बोलता है कीवर्ड छोड़ देना, और क्योंकि कीवर्ड छोड़ोगे तो उसी पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप कीवर्ड छोड़ोगे तो पूछा जाएगा, तो बोर्ड मेंबर भी ठीक ठाक आपसे तेज है, तो जैसे ही जानेंगे अच्छा ये हमको ही ऐसा, तो वो आपको अनबैलेंस सिचुएशन डालेंगे, कुछ ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे ही आप अनबैलेंस आएंगे आपका पीछे का सारा प्रिपरेशन आपका घर पे रह जाएगा और आप एक फ्रेश स्टूडेंट वहाँ बैठेंगे, और जैसे अनबैलेंस सिचुएशन में आए तो आपका रिएक्शन कैसा हो उसका जज किया जाएगा। फिर सॉरी बोलना एक कला होता है इंटरव्यू के लिए, तो सॉरी बोलने के बाद अपराध हो तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम एक सॉरी बोले दूसरा तीसरा चौथा सॉरी बोल रहे हैं और हमें बहुत गिल्ट फील हो रहा है, यार
मेरा इंटरव्यू सब खराब हो गया, मुझे नहीं पता है, अपराध बोध हो रहा है कि सॉरी क्यों बोलना पड़ रहा है, जबकि आपको बताया गया रहेगा भाई कि नहीं आपको आ रहा है तो सॉरी बोलिए। तो वो चेक किया जाता है कि अपराध बोध तो नहीं है इस स्टूडेंट में कि वो सॉरी बोल रहा है। हो सकता है बहुत सारा चीज़ एट ए टाइम क्यों याद रहेगा, नहीं भी याद रखना चाहिए। मान के चलिए आदमी, एक व्यक्ति है, एक एक टाइम सभी फील्डों में पारंगत नहीं हो सकता है, किसी एक फील्ड में उसका ज़्यादा, सभी फील्ड से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो वो नहीं बता सकता है। तो सॉरी बोलना वहाँ अपराध फील नहीं होना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू में ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और देखिए मैंने इसलिए ये सब चीज़ें बताया है क्योंकि इंटरव्यू ना एक दिन का प्रिपरेशन नहीं है, कि बहुत लोग सोचेंगे काहे के लिए सर फालतू का समय खा रहे हैं, अभी पीटी देना है, पीटी में होगा एक एक मतलब क्या बोलेंगे, समुद्र पार करना है पीटी का, फिर मेंस आएगा, मेंस भी पास करेंगे तब ना इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। अभी तो पीटी हुआ ही नहीं, इंटरव्यू का दे रहे हैं लेक्चर। इंटरव्यू का तैयारी एक दिन, एक महीना, 2 महीना में नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इंटरव्यू का तैयारी आपका चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का तैयारी आपका 10th क्लास में थे तब नहीं होता है। बोलने का थोड़ी आपको 2 महीने, जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा तब आप बोलना सीखेंगे। बोलने का शैली या किसी चीज़ पे आपका जवाब देने का शैली, ये सब सीखते आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपका पृष्ठभूमि पे, कैसे कैसे आपका स्टडी हुआ है, किस समाज में रह रहे हैं, किस परिवार में रह रहे हैं, सबका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया कि आप पीटी मेंस दोनों जो पिछले 2 चरण पास करेंगे उस दौरान भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। हाँ, ऐसा पूछेगा तो हम ऐसा देंगे, ऐसा जवाब देंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। पीटी मेंस के क्लास कहीं कर रहे हैं तो भाई वहाँ जाएंगे तो अपने आप को बोलने का मतलब प्रयास करेंगे, नहीं बोलना है, टीचर से बात करना है, किसी भी गाँव जा रहे हैं तो किसी मुद्दे पर चर्चा हो रहा है वहाँ बात करेंगे, ताकि अपने आप को बोलने का एक आदत सा डालें। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ और मुझे अच्छा लाइन लगता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल सेवक या नौकर बोला जाता है। आप जब सिविल सेवा पास करेंगे तो एक अधिकारी बनेंगे तो आपको सिविल सेवक या सिविल नौकर, नौकरशाही या नौकर बोल, नौकर थोड़ा निगेटिव है, सिविल सेवक आप समझ लीजिए, सेवक या नौकर को पढ़ाई में राजा बनना पड़ता है। इसको ध्यान रखिए कि आपको बनना तो सिविल सेवक है, यानी सेवक बनना है सेवा करने के लिए, लेकिन पढ़ाई में आपको राजा बनना है। यानी आपको पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी में इतना चीज़ें, मेंस में इतना चीज़ें, सभी चीज़ राजा पढ़ के राजा बनेंगे तभी आप सेवक बनेंगे। ठीक है, तो डिमांड को पूरा करने पे ही सिलेक्शन होगा, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आशा करता हूं इतना चीज़ें बताने के बाद कि आपके कई चीज़ें की जो दुविधाएं थी, आपसे क्या अपेक्षा है, चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे, रुकावट मतलब जैसे आप अब चीज़ों को समझ गए कि नहीं हमसे ये अपेक्षाएं हैं, तो जैसे ही अपेक्षाएं समझ गए तो अब निगेटिव चीज़ें नहीं रह गया, निगेटिव मार्किंग क्यों आ गया, ऐसे पेपर क्या इंट्रोड्यूस कर, यार मेरे समय में ही करना था, ऐसा नहीं। तो फिर आप जानिए कि नहीं आपसे अपेक्षाएं हैं, आप एक बेहतर अधिकारी बनने में के लिए आपके अंदर ये सब क्वालिटी होना चाहिए। तो होना चाहिए तो अब आप मेहनत भी करेंगे तो लगेगा नहीं एक अधिकारी, अच्छे अधिकारी बनने के लिए सब चाहिए, तो ये सब चाहिए तो आप मेहनत करेंगे ढंग से और एक प्रॉपर वे में आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। अब मुझे लगता है कि कई लोगों की दुविधाएं, आशंकाएं दूर हुई होगी, और मेरा मानना भी है कि जब आप ये जान जाते हैं कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, तो आप तो मुझसे किन किन बातों की अपेक्षाएं, तो आप उन चुनौतियों को बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स कर पाते हैं और फिर रास्ता में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब मैं अपना बताऊं, जब मैं एनआईटी में था, सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया एनआईटी से, तो एनआईटी में था जब मैं 4th ईयर के बाद जब फाइनली डिसीजन लिया कि यूपीएससी मुझे करना है, तो यूपीएससी के लिए मैंने दिल्ली चला गया। और दिल्ली चला गया तो प्रिपरेशन के दौरान भी जब एग्ज़ाम भी देता था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था, जो चीज़ क्वेश्चन नहीं बना पीटी का या मेंस का ढंग से प्रॉपर वे में नहीं लिख पाया, या एसी का पेपर लिखना कुछ और था, थोड़ा डिफरेंट लिख दिया या बेहतर ढंग से नहीं लिखा, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये ऐसा क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था यार, डीएम और एसपी बनने या किसी भी सेवा में जाने के लिए यार अधिकारी बनना चाह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या, कैसे अधिकारी बनने, तो फिर अधिकारी बनने का कोई मतलब नहीं। तो फिर वो जब भाव आएगा ना तो आपके अंदर काम करने की इच्छा प्रबल समय बनेगा और ललक बढ़ेगी, नहीं पढ़ेंगे यार। ठीक है, तो आपके अंदर भी इस चीज़ों को मैं डेवलप करना चाहता हूं, अतः आप भी इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तथा सिलेबस को देखिए, एक की पॉइंट है कि सिलेबस को मैं आगे
लेक्चर में पूरे तरह से आपको डिस्कस करूँगा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस को कैसे कवर करना है, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, सब चीज़ें हम मैं बता दूंगा ताकि आप फुल प्रिपरेशन आपका बेहतर ढंग से हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो सिलेबस को बार बार देखते रहेंगे, विचलित नहीं होंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ चलेंगे। जब विचलित, देखिए विचलित नहीं होंगे ना, जब होता क्या है कि प्रिपरेशन के दौरान कई भटकाव आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, मतलब ऐसा होगा ना जब पढ़ने बैठेंगे ना तो उसी समय कई काम भी आएंगे, तो भटकाव से बचना है, थोड़ा सा मोबाइल से भी बचना है। आज के समय में मोबाइल भी एक बहुत बड़ा भटकाव का कारण है। इंटरनेट के बिना आप नहीं रह सकते हैं, ये तो कटु सत्य है, और इंटरनेट के बिना आपका पढ़ाई भी नहीं संभव होगा, क्योंकि सब मैं भी आज इंटरनेट के बिना मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आप नहीं सुन पाएंगे। इंटरनेट, मोबाइल की ज़रूरत है 100%, इसके बिना कोई मतलब इसके बिना एग्ज़ाम संभव नहीं है प्रिपरेशन करना। लेकिन हाँ, आपको इसके अंदर बहुत सोच समझ के चालाकी के साथ इसका उपयोग करना है। ये आपके लिए बाधा खड़ा ना करे, बल्कि ये आपके चयन में एक कारक बने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सिलेबस को बार बार देखेंगे और PYQ पे भी ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो मैं एक और लाइन बताता हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। मतलब सफलता ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में मिल जाए, लेकिन हाँ, आप ईमानदार प्रयास करेंगे तो जरूर एक न एक दिन वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये आपका निश्चित कर लें। ठीक है, तो आप मेहनत जारी रखें। एक और लाइन है, बेहतर हमें लगा, क्योंकि स्टूडेंट के जब प्रिपरेशन के दौरान ना कुछ लाइन आपको माइंड में भी रहना चाहिए, कौन रहते हैं रहना चाहिए। ये जैसे APJ अब्दुल कलाम का एक लाइन है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यानी सूरज कितना चमकता है लेकिन जलता कितना है, उसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगा, जो आपको साइंस एंड टेक में BPSC में पढ़ना है। तो संलयन अभिक्रिया हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, हजारों हजारों टेम्परेचर है वहाँ, तो जल रहा है, चमक रहा है, लेकिन जल भी रहा है, तो वही उसी तरह आपको चमकना है तो जलना भी होगा। एक और है, जब छोड़ दी सुख की कामना, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पे बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। तो मतलब आपको अब ये नहीं देखना है, जब आप BPSC के लिए ठान लिए हैं कि हमको BPSC में सफल, अंतिम रूप से सफल होना है, तभी आपको नहीं समझना है कि DI रुकावट है कि ऐसे रुकावट है कि आपको GS है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, कुछ नहीं। फूल अंगार, सब अंगार को फूल बना लेना है। ठीक है, ओके। तो मेरा जो आज का वीडियो था ये कि आपको मुख्य रूप से यही बताना था कि जो दुविधाएं मन में आपके चल रहे हैं, आशंकाएं चल रहे हैं, वो बाहर हो जाए, और प्रिपरेशन करने के समय ऐसे दुविधाएं नहीं होने चाहिए। क्यों बदलता एग्जाम पैटर्न क्यों जरूरी है, और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों बदलाव लाया गया, और बदलाव लाना एक सुखद परिचायक बनेगा आपके लिए, ये सब बताना था। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और आगे भी हम आपके कंटिन्यू वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, और आपसे भी फीडबैक लेंगे कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये बुक आपके लिए